हेलो एवरीवन, माय नेम इज राधिका और आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी इकोनॉमिक्स के सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना यार, वो न्यूज में कहीं चल रहे होते हैं, कहीं पे गवर्नमेंट की साइड पर निकले होते हैं और हमेशा क्वेश्चंस को ना विद देयर ऑप्शंस डिस्कस हमेशा करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम उसी तरीके से करेंगे और इजी, हार्ड, मॉडरेट ये सभी कैटेगरीज में मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हैं तभी सारे ही क्वेश्चंस आपको हार्ड ही लगते हैं। वो एकदम से क्लिक हो जाए तो वो आसान हो जाता है, अदरवाइज वो हार्ड ही बन जाता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है विद द रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट आपको दिया है बॉन्ड, सेकंड आपको दिया है स्टॉक, थर्ड आपको दिया है हेज फंड्स और उसके बाद फोर्थ दिया है वेंचर कैपिटल। लिखा है हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीटेड एज एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ठीक है, ऑप्शंस में दिया है ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल ऑफ द फोर। राइट, अब जब ये आपको क्वेश्चंस वहां पे भी दिखे होंगे या फिर जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, यार आपको जाना कैसे होता है इन सभी चीजों से पहले मेन हेडिंग पे चले जाओ। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ये होते क्या है? ठीक है, ये क्या होते हैं इसको डिटेल में अभी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है ना, पहले तो उसी को डिस्कस करना काफी जरूरी है। जो भी आप निवेश करते हैं ना, उसके दो तरीके हैं यहाँ पे। कौन से दो तरीके हैं भाई? तो फर्स्ट तो है आपका ट्रेडिशनल फंड्स। ट्रेडिशनल फंड्स क्या होता है? एक ऐसा तरीका जो बहुत सालों से चलता आ रहा है और जहां पे मार्केट रिस्क जो है वो काफी हाई होता है। इसके अलावा जितने भी आपकी चीजें हैं ना वो काफी लिक्विड होती हैं। ठीक है, बहुत लिक्विड होती है, कभी भी आप बेच सकते हो, आराम से उसे सेल आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं कहती हूँ किस तरीके के होते हैं, जैसे मैंने कहा म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड्स। मैंने कहा यहाँ पे बॉन्ड्स, ये सारे के सारे क्या है जहां पे आप लोग आराम से इन्वेस्ट करते हो क्योंकि आपको पता है यहां से रिटर्न्स भी मिलेंगे पर रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही आपके दूसरे होते हैं प्राइवेट इक्विटीज वगैरह, ये सभी चीजें बाहर की जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे कवर करता है ट्रेडिशनल फंड्स। अगर मैं ट्रेडिशनल फंड्स के अलावा दूसरी बात करूं तो वो होते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ठीक है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं? जब आप लोग इन्वेस्ट करते हो जो चीजें काफी ज्यादा लिक्विड नहीं है। कैसे कि भाई लेस लिक्विड है और यहाँ पे आपका जो रिस्क है ना वो भी काफी कम होता है, रिस्क बहुत कम होता है। कैसे रिस्क कम है? तो यार मैंने आपसे कहा कि भाई आप अगर लगाते हो पैसा रियल एस्टेट में, ठीक है, या फिर आप पैसा लगा रहे हो आपके किसी प्रीशियस मेटल में, या फिर आप पैसा लगा रहे हैं आपके मैं कहती हूं हेज फंड्स में। जहां पे हेज फंड्स क्या होते हैं? हेज फंड्स वो होते हैं जो आपके बहुत ज्यादा एक पूलिंग होती है, जब आप पार्टनरशिप में बहुत ही एक प्लान्ड तरीके से करते हैं इन्वेस्टमेंट अपनी, और यहाँ पे रिस्क जो होता है ना वो हाई रहने के साथ साथ रिटर्न्स भी हाई देता है आपको। ठीक है, हेज फंड्स। मैंने एक और चीज बोली कि भाई हेज फंड्स के अलावा आप अगर पैसा लगाते हैं प्राइवेट इक्विटी में। ये प्राइवेट इक्विटी क्या है? ये प्राइवेट इक्विटी एक ऐसा पैसा है जो बाहर ना पब्लिकली आपको दिखाया नहीं जाता कि इक्विटी ले रहे हैं, पर ये लोग लेते किससे? जिसकी बहुत हाई नेटवर्थ है उन लोगों से, या फिर जो पेंशन फंड्स है ना वहां से पैसा लेते हैं। ठीक है, ये होती है प्राइवेट इक्विटी। तो इन सभी में जब पैसा लगता है ये आपके होते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। राइट, और ये है आपका ट्रेडिशनल फंड्स। अब ये आया क्यों? ये क्वेश्चन कहां से आया? तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, तो गवर्नमेंट जो है ना और आरबीआई जो है उसने अभी एक गाइडलाइन इशू की थी कि जो कैपिंग है उसके लिए, कैपिंग के लिए एआईएफ की, ठीक है, रेगुलेटेड एंटिटीज जो है वो कैपिंग, रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए कैपिंग कर दी गई थी कि एआईएफ में आप कितना पैसा डाल सकते हैं। अब बात आती है यार एआईएफ में पैसा डालने की, तो यहाँ पे होता क्या है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट को मतलब आरबीआई को एक स्टेप लेना पड़ता है। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स क्या होता है उसको भी मैं पहले बता ही देती हूँ आपको जब इतना सबको समझा रही हूँ। एवरग्रीनिंग में हम ग्रीन पेन से ही ले लेते हैं, राइट। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, ये होता क्या है?
मान लो किसी ने लोन लिया, उस लोन को चुकाने के लिए फिर उसने लोन लिया, वही चीज रिपीट होती जा रही है। दिस इज एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। अब ये हो क्या रहा है, आरबीआई चाहती है कि ये फाइनेंशियल सिस्टम को ना वीक कर देगा, तो ये सब चीजों को, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्या करेगी, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स को रोकेगी। कैसे रोकेगी, ये कहती है चलो जैसे मान लो बैंक है, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है आज के टाइम पे, हम बोलेंगे बैंक के पास, ठीक है। बैंक ने क्या करा, एआईएफ में इन्वेस्ट किया, पर इसका 5% से जैसे ही इसने ज्यादा इन्वेस्ट किया बैंक ने, तो हुआ क्या, एआईएफ ने उठा के पैसा किसी कंपनी को लोन में दे दिया, मान लो शर्मा लिमिटेड को दे दिया। अब ये शर्मा लिमिटेड क्या है, ऑलरेडी ना इनसे पैसा लेके बैठी हुई है लोन का, और इन्हीं के लोन को रिफंड कैसे कर रही है, इन्हीं के पैसे से कर रही है। ये साइकिल रिपीट हो रही है। ऐसी चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे कैपिंग की थी, जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज पे टॉप पे था। तो आरबीआई से जितने भी नोटिफिकेशंस जारी हो रहे हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। आरबीआई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मेन क्या रहेगा इसमें कि भाई आरबीआई आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स बोले थे, तो भाई ये होगा, यहाँ पे इसका नहीं होगा, बॉन्ड्स तो नहीं आएंगे, स्टॉक्स भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, हेज फंड एंड वेंचर कैपिटल, ओनली 2। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वेंचर कैपिटल क्या होती है, जब आप किसी एक जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी नए किसी फर्म के खुले हुए दिन हुए, और मतलब नई फर्म है और आपको उसमें पैसा डालना है, तो वो होती है वेंचर कैपिटल, ठीक है। न्यूली इन्वेस्टमेंट है, न्यू एकदम फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप उसके लिए कर रहे हैं। अब आती है बात इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के पैसा कमाने के कौन कौन से जरिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी, पेंशन फंड मैनेजमेंट, लेंडिंग टू द प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी नोट्स। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो यार आरबीआई जो है ना, कभी भी प्राइवेट कंपनी से डील नहीं करता। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन बचे। अब देखना क्या है, दोनों सिमिलर में है, 1 and 2, 5th को ध्यान से देखना है। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करेंसी नोट, साइनरेज नाम की चीज होती है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, ये डिफरेंस होता है कि जितने प्रिंट हुआ है और जितने में आपकी लागत लगी है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से आपका प्रॉफिट ही हुआ। तो यहाँ पे साइनरेज जो होती है गवर्नमेंट या फिर आरबीआई अर्न करती है, तो ये सही था। आंसर क्या था इसका, आंसर करेक्ट था डी इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट बॉन्ड्स से, ठीक है, क्योंकि मार्केट में सेल करती है, बाय करती है सिक्योरिटीज, उसके थ्रू भी पैसा कमाती है। फॉरेन सिक्योरिटी मैनेजमेंट से, अभी फिलहाल न्यूज में भी था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आरबीआई, मतलब आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने काफी ज्यादा 20% से अबव जो है अर्निंग्स की है, ठीक है। और अर्निंग्स के सूत्र क्या थे भाई, ये थे, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा हुआ है डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी की बहुत चर्चा थी, बहुत ज्यादा थी। आप किसी भी न्यूज को देख लीजिए, वहां पे ईडी जरूर पाएगा। भाई ईडी क्या था, आपने किसी ने जानने की कोशिश करी, अगर करी हो चाहे नहीं करी हो, अब तो क्वेश्चन आ ही गया। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ईडी है, उसके फंक्शन क्या है और वो किसके अंडर काम करता है। यार ईडी जो है ना, फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए होता है, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, या फिर कोई भी लॉ को ब्रीच कर रहा है जो कि फॉरेक्स से रिलेटेड है, ठीक है, उससे ये सब ईडी इसमें काम करता है। ईडी अगर पैसे से रिलेटेड काम कर रहा है तो भैया पैसे की जगह पे जाएगा ना, ये तो गलत हो गया। ये क्या हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर है, और किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट तो हो गया आपका गलत। फिर सेकंड है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये किस लिए काम आते हैं, ये काम करते हैं एंटी स्मगलिंग के लिए, एंटी स्मगलिंग के लिए। अगर एंटी स्मगलिंग के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये भी लोग पैसे से रिलेटेड चीजों को देख रहे हैं, पैसों की रोकथाम के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एनफोर्सेस द प्रोविजन कस्टम एक्ट, यस। यहाँ पे थर्ड है डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिस्टम डाटा मैनेजमेंट, ये डाटा मैनेजमेंट अपडेट करना, इन सभी के लिए काम करते हैं, और वो भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए। तो आपके लास्ट 2 बिल्कुल ठीक है। ईडी के बारे में यार अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होता तब तो आप आराम से कर लेते, अदरवाइज ये क्वेश्चन टफ ही था, ठीक है। हर किसी को नहीं पता ये कहाँ पे क्या काम करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में है। पहले क्वेश्चंस आया करते थे ये पॉलिटिकल वे के थ्रू, कि भाई आपके जस्टिस वगैरह के लिए, या फिर आपके कोई भी अदर उनके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए, कि भाई ये किस रैंक पे है, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं या फिर क्या करते हैं। पर इस बार क्या आया, इस बार ईडी वगैरह ऐसी जगह से क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया सबमिट द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अगर कोई भी चीज
कंपनी से रिलेटेड है, लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड है, वो सेबी वर्क करता है। सेबी किस काम आएगा फिर? सेबी किस लिए? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा? आरबीआई तो इसमें रॉन्ग हो गया, यहीं पे खत्म हो गया, ये तो यहीं समाप्त हो गया। फिर नेक्स्ट कहता है इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग बीएसआर मेक्स द डिस्क्लोजर ऑफ द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। जो चीजें फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ईएसजी के ऊपर वर्क करता है। ईएसजी इन्वायरमेंट, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट और गवर्नेंस। इन्वायरमेंट में जैसे कि एमिशन कितनी हो रही है ये बताने के लिए, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट कैसा चल रहा है ये बताने के लिए। सोशल की अगर मैं बात करूं, सोशल एस्पेक्ट, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, ऐसी चीजों के लिए हो गया आपका। गवर्नेंस क्या होता है यार? आपने गवर्नेंस पढ़ा ही होगा, एथिक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। इन सभी चीजों से रिलेटेड जब वर्क हो रहा है तो वो आपका आता है इस BRSR रिपोर्ट्स में। और यहाँ पे थोड़ा बहुत काइंड ऑफ CR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आप मान सकते हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट इसीलिए होती है, नॉन फाइनेंशियल है, इन सभी पैरामीटर्स पे वर्क करती है, ESG के ऊपर ये रिपोर्ट। और यहाँ पे रिपोर्ट कहाँ पे जाती है? सेबी में जाती है, 1000 लिस्टेड कंपनीज की जाती है, 1000, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेकेंड इज द करेक्ट, ओनली सेकेंड इज द करेक्ट। फिर लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इंडिया इनकम फ्रॉम द एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक द पोल्ट्री फार्मिंग एंड द वूल रियरिंग इन द रूरल एरियाज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। यार एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जितनी भी होती है, जैसे आप किसी चीज में खेतों में जो काम करके आए हैं, मतलब जो खेतों में जितनी भी चीजें हैं, जैसे आपने किसी फसल की बात करी या फिर आपने उसकी सीड्स बेची, ये सारी की सारी टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। मगर जब आप बात करते हैं ना एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की, जो आपके सेक्शन 10 सबसेक्शन फर्स्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में है, 1961 में है, यहाँ पे होता क्या है? ये अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज टैक्स के लिए मंजूरी है, इनको टैक्स लिया जाता है इनसे। यहाँ पे एग्जेम्प्टेड नहीं है, सिर्फ एग्जेम्प्टेड वो है जो फसलें हैं, सीड्स है, ऐसी चीजें वो एग्जेम्प्टेड है आपकी। अलाइड एक्टिविटीज एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा है इन इंडिया द रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसीडर्ड एज एन कैपिटल एसेट इन द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या लगता है यार? सेक्शन सेकंड फर्स्ट सबसेक्शन फर्स्ट ए के अकॉर्डिंग ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, 1961, इसमें क्या है कि जितना भी आपका रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है ना, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड होता तो वो पूरे दायरे में नहीं आता, पर जहां पे ग्रामीण मतलब रूरल जो नाम है वो जोड़ दिया जाए तो ये क्या होता है? कंसीडर किया जाता है एज, कंसीडर कभी भी नहीं किया जाता एज एन कैपिटल एसेट। इसके अकॉर्डिंग कैपिटल एसेट में ये कंसीडर नहीं होता, ठीक है। लिखा है बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट फर्स्ट एक्सप्लेन द सेकंड एंड फर्स्ट। जो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड को करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फर्स्ट। फिर लिखा है वन इज द करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट इज नॉट करेक्ट एंड द सेकंड इज करेक्ट। सिंपल, सॉर्टेड, यही था आपका पूरा का पूरा। अब ये सारी की सारी चीजें क्यों आती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडियन इकोनॉमी में? ये तो पूछा ही जाएगा, ये तो बेसिक में आ गया कि कहाँ से कैसे पैसा अर्न किया जाता है, ठीक है। एक तो पहला कि भाई ये इंडियन इकोनॉमी में दोनों चीजों का पार्ट है। किस किस का पार्ट है ये? इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक तो ये पैसे से भी रिलेटेड है, मनी से भी रिलेटेड है, प्लस ये आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है कि एग्रीकल्चर जो है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है, जो कि बहुत सालों से 50% से भी ज्यादा का अपना एक स्थान रख के बैठा है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये बनता भी था, बहुत सारे रिपीटेड भी है, बहुत सारे सेम आपके पैरेलल लाइंस में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसीलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको हमेशा उसको गो थ्रू करना चाहिए। किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ा, उसमें सबसे पहले उसकी हेडिंग को पकड़ा, फिर आपके जितने ऑप्शंस हैं आप उन ऑप्शंस को भी अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करके उनका एक शॉर्ट नोट बना के जरूर रखिए, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।